ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੇ 10-15 दिन है जिन्ना खिच लोगे अपने आप खिच लोगे अदरवाइज मुश्किल होएगी। नैक्सट हैडिंग बनाओ। आ जो हम आप करैक्टरिस्टिक्स पढ़न लगे हाँ, कल एक करैक्टर पढ़िया सी, मतलब बहुत चलो इन्ना इंपॉर्टेंट नहीं सी फॉर योर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू या तो NCERT के किताब के अकॉर्डिंगली, दैट इज़ पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। पर हम जो पढ़न लगे हैं बहुत इंपॉर्टेंट ने, अगे जाके सारे किसी ना किसी टॉपिक के नाल जुड़ जाएंगे। सैकेंड करैक्टर का नाम लिखो, वेरीएशन इन नंबर, पॉपूलेशन का सैकेंड करैक्टर वेरीएशन इन नंबर। अगे आप इक्वेशनस भी पढ़निया एक दो, पॉपूलेशन ग्रोथ कर्व वगैरह वो नाल भी ये रिलेटेड होनी है। तो वेरीएशन इन नंबर, पॉपूलेशन ऑफ एन एरिया डज नॉट रिमेन कॉन्सटेंट। कोई भी होवे, किसी का भी होवे, जंगल का होवे, चूहे का होवे, हाथी का होवे, घोड़े का होवे, ह्यूमन का होवे, कोई भी होवे, पॉपूलेशन कभी भी किसी भी एरिया दे विच कॉन्सटेंट नहीं होंदी। सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी जगह के उत्ते पॉपूलेशन जिहड़ा हैगा कॉन्सटेंट होवे। इट डज नॉट रिमेन कॉन्सटेंट। कारण बिकॉज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल वेरीज एट डिफरेंट टाइम। तुसीं अपनी एग्जाम्पल लै सकते हो, अपने महल्ले की एग्जाम्पल लै सकते हो। सुन लाइन लिख लो, द पॉपूलेशन नेवर, पॉपूलेशन ऑफ एन एरिया इज नेवर कॉन्सटेंट बिकॉज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स वेरीज एट डिफरेंट टाइम। द नंबर ऑफ इंडिविजुअल वेरीज एट डिफरेंट टाइम। इसका की मतलब है, तुसीं अपनी कलोनी की भी गल कर सकते हो, अपने घर की एग्जाम्पल लै सकते हो। तुहाडे घर की एग्जाम्पल लेने सब तो बेस्ट। तुहाडे घर दे विच जे 2 बंदे रह रहे हैं, 4 बंदे रह रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग इन योर हाउस। तो तुसीं अपने आप देखो, सारा दिन तुहाडे घर दे विच बराबर दे बंदे हुंदे आ। जे रात नूं सौण लगे तुहाडे घर दे विच 6 मैंबरस ने, तो सारा दिन 6 मैंबर नहीं होणगे, है ना। हो सकता है कि मम्मी बाहर चले जान, कोई गली च या कोई पड़ोसी के घर चले जान, पापा जॉब के उत्ते चले जान, तुसीं किते ट्यूशन पढ़न चले जाओ या तुसीं किते अपने दोस्त के घर चले जाओ, कुछ भी वट एवर इट इज़। तो कभी भी नंबर जिहड़ा हैगा कॉन्सटेंट नहीं है। जे तुहाडे घर का नंबर कॉन्सटेंट नहीं है तो तुहाडी गली का नंबर कॉन्सटेंट हो सकता। कभी कोई आ गया, कभी कोई चले गया, किसी के घरे परौणे आ गए, किसी के घरे रिश्तेदार आ गए, तो नंबर तो वध गया ना। जो तुहाडे घरे 4 परौणे इकट्ठे आ गए तो 6 4 10 हो गया। बोलो, तो जे तुहाडे घर च या तुहाडी गली च या तुहाडी कलोनी च या तुहाडे शहर च या तुहाडी कंट्री च नहीं नंबर स्टेबल हैगा, तो नंबर स्टेबल क्यों नहीं है आप वेख सकते हो। बिकॉज द नंबर ऑफ पीपल कमिंग और मूविंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर जगह इज़ ऑलवेज वेरीएबल। तो पॉपूलेशन कभी भी जिहड़ा हैगा कॉन्सटेंट नहीं होंदी, चाहे तुसी जानवर के पॉइंट ऑफ व्यू नाल लै लो, चाहे प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू नाल लै लो, चाहे अपने पॉइंट ऑफ व्यू के नाल लै लो। तो जिहड़ा एक टाइम के उत्ते पॉपूलेशन की अवेलेबिलिटी है, उसी उसनूं जिहड़ा हैगा पॉपूलेशन साइज़ बोलते हैं। तो जिहड़ा वेरीएशन इन नंबर है, नंबर ऑफ पॉपूलेशन जिहड़ा है, दिस वेरिएशन इज़ ऑलवेज एक्सप्रैसड इन द टर्म्स ऑफ नंबर 1 पा के लिखना पॉपूलेशन साइज़, नंबर 2 पा के लिखना पॉपूलेशन डेंसिटी। आ जो वेरिएशन इन नंबर है, इसनूं जे असी एक्सप्रैस करना होवे तो इट इज़ एक्सप्रैसड बाय 2 पैरामीटर्स। नंबर 1 इज़ नोन एज पॉपुलेशन साइज़, दूसरा है पॉपुलेशन डेंसिटी। तो चाहे पॉपुलेशन साइज़ कह दो, चाहे पॉपुलेशन डेंसिटी कह दो, उहदे विच जिहड़ा हैगा असी पॉपुलेशन का नंबर एक्सप्रैस करते हैं। एक टर्म लिख लेना पॉपुलेशन डायनामिक्स, एक टर्म लिख लेना पॉपुलेशन डायनामिक्स। पॉपुलेशन डायनामिक्स नूं किदां डिफाइन करोगे? द क्वांटिटेटिव वेरिएशन, द क्वांटिटेटिव वेरिएशन इन population size as well as in population density। population का साइज़ बदल जाए, population की डेंसिटी बदल जाए, तो आप उसनों की बोल दें पॉपुलेशन डायनामिक्स। डायनामिक्स तुहानूं अगे भी दस्सिया होया, डायनामिक का मतलब की है? डायनामिक का मतलब ऑलवेज चेंजिंग। तो जे साइज़ वध रहा, साइज़ घट रहा, चाहे वध जाए चाहे घट जाए, चेंज हुई है कि नहीं हुई? डेंसिटी वध जाए या डेंसिटी घट जाए, चेंज हुई है कि नहीं हुई? तो इस करके असीं इसनूं पॉपुलेशन डायनामिक्स भी बोलते हैं। क्वांटिटेटिव वेरिएशन इन द पॉपुलेशन साइज़ या पॉपुलेशन डेंसिटी, वी डू कॉल दैट एज अ पॉपुलेशन डायनेसिटी। बोलो ठीक है, पॉपुलेशन डायनामिक्स। तो जो भी असी कोई पॉपुलेशन के चेंज में एक्सप्रैस करना है तो आप 2 टर्म्स यूज़ कर सकते हैं। या आप कह सकते हैं कि फलानी पॉपुलेशन का साइज़ वध रहा है या फलानी पॉपुलेशन का साइज़ घट रहा है, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग अ चेंज ऑन पॉपुलेशन। या आप कह सकते हैं कि फलाने बंदे की पॉपुलेशन या फलानी पॉपुलेशन की डेंसिटी घट रही है या फलानी पॉपुलेशन की डेंसिटी वध रही है, दैट इज़ ऑलवेज वेरिएशन इन नंबर और चेंज इन पॉपुलेशन। दोनों च फर्क की है? पहला लिखो पॉपुलेशन साइज़,
टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज इन अ पर्टिकुलर एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम। पॉपुलेशन साइज ਨੂੰ डिफाइन करना हो तो ਆਪਾਂ ਕੀ बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज in a particular area at a particular time, in a particular area at a particular time। किसी एक पर्टिकुलर टाइम ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ पर्टिकुलर जगह ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट ने उस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ पॉपुलेशन साइज बोलते हैं। बोलो जी ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी लिख लो, नंबर ऑफ इंडिविजुअल, नंबर ऑफ इंडिविजुअल पॉपुलेशन डेंसिटी की है, इट इज़ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट, आ देख लो, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, तो इनू असी पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। आप सिंपल भाषा भी जो गल करिए तो ऑन एन एवरेज पॉपुलेशन साइज़ के लिए जो आप वर्ड यूज़ करांगे तो टोटल टिपिकल गिनती का एग्जैक्ट एब्सोल्यूट नंबर 1 2 3 4 5 कि पहली लाइन के 5 बंदे बैठे, ठीक है। ये तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो आप कहना तो उस कमरे के एवरेज वैल्यू कि हाँ बई इतने इन्ना कि जोड़ा है पॉपुलेशन का नंबर जोड़ा है होंदा है, ठीक। एक फार्मूला लिखो पॉपुलेशन डेंसिटी का, n इज इक्वल टू या d इज इक्वल टू n बाई s। d इज इक्वल टू n बाई s। n इज इक्वल टू, मैं बोलिया भी सी, निकल भी गया है मेरे मुँह, n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, किसी एक पर्टिकुलर जगह के उत्ते कितने टोटल बंदे जो है प्रेजेंट ने उसनों आप की बोलते हैं, बोल दो दीदियो, एन। डी इज इक्वल टू, बोलो बिल्कुल ठीक है, डी इज इक्वल टू पॉपुलेशन डेंसिटी। एस इज इक्वल टू, बोलो बोलो ठीक है, ओके। तो एरिया स्पेस जगह दैट इज इक्वल टू एस, डी इज इक्वल टू डेंसिटी। तो पॉपुलेशन की डेंसिटी कढ़नी होवे उस पर्टिकुलर इलाके दे विच किन्ने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट ने उन्होंने डिवाइड कर दो, तो दैट विल बी द पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी दे नाल रिलेट करना, नाल रिलेट कर लो, टिपिकल कंसैप्चुअल टॉपिक जे वखरा बनाना वखरा कर लियो, वखरा जे करना होगा तो फिर आप इहदा एक ना इस टॉपिक का एक नाम है, दैट इज़ पॉपुलेशन रेगूलेशन। तुसीं फिलहाल नहीं भी हैडिंग बनाना तो ना बनाओ, 2 मिनट बाद तुहानूं अपने पता लग जाएगा कि सर ने हैडिंग क्यों बनवाया सी। पॉपुलेशन रेगूलेशन तो डेंसिटी के नाल दी रिलेटेड आ, आप एक लाइन छड़ देना पॉपुलेशन रेगूलेशन लिखने वास्ते, तो उहदे थल्ले नंबर 1 पा के लिखो, रिस्पॉन्स टू कैपिटल लैटर से लिखना हाई डेंसिटी। कंसैप्चुअल समझने वास्ते लिंक करने वास्ते चीज़ तुहानूं पता होना चाहिए, रिस्पॉन्स टू हाई डेंसिटी। दूसरा एक आप होर पढ़ांगे रिस्पॉन्स टू लो डेंसिटी। दोनों ही अपनियां ही मुसीबतां ने, दोनों ही अपनी तरह दीयां प्रॉब्लम्स ने, पर दोनों चीज़ां परमात्मा वालों कह लो नेचर वालों, नेचर दे विच अपने आप ही अपने लैवल के उत्ते चल रही हैं। कारण क्यों चल रही हैं? इन ऑर्डर टू रेगूलेट द पॉपुलेशन। इसे करके मैं हैडिंग बनाया पॉपुलेशन रेगूलेशन। तुसीं भी बाद चो लिख लेना, जो भी आप चीज़ां पढ़न लगे ये रिस्पॉन्स टू हाई डेंसिटी या अगे जो भी पढ़ांगे आप रिस्पॉन्स टू लो डेंसिटी, वो पॉपुलेशन डेंसिटी के ही तुहानूं करा देना लगा। बेसिकली ये 2 फैक्टर्स ने जो परमात्मा वालों नेचर वालों अपने आप एनवायरनमेंट के चलते हैं, एंड वो अपने आप क्यों चलते हैं? इन ऑर्डर टू बैलेंस द पॉपुलेशन या इन ऑर्डर टू रेगूलेट द पॉपुलेशन। कभी भी नेचर दे विच ये खूबी है कि नेचर कभी भी किसी बंदे की पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा वधन नहीं देती,
तो कभी भी किसी ये भी नेचर की खूबी है कि कभी भी किसी भी बंदे की पापूलेशन नू बहुत ज़्यादा घटन नहीं देती, क्योंकि जे बहुत ज़्यादा घटता थोड़ी देर भी ये कंटिन्यू रह गया तो वो खत्म हो गया, एलिमिनेट हो गया, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो फिर इदा एक एक करके सारिया स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट होने लगियाँ तो फिर पापूलेशन या दुनिया के उत्ते या डाइवर्सिटी की रह जाएगा। इस तरह किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा लोड़ तो इंक्रीज़ तो जे एक टाइम इंक्रीज़ होता रहा तो एक टाइम यहो जिहा आ जाएगा जो वही बोलबाला हो जाएगा, उसकी मोनोपोली हो जाएगी तो बाकी सारे तो जोड़ा है बेकार हो जाएंगे। तो इस तरह नहीं होता। पॉपूलेशन नेचर अपने आप हर चीज़ के इन्वायरमेंट के नेचर के बैलेंस मेनटेन करके रखती है। तो आ जो दो फैक्टर तुम लिखवाए रिस्पॉन्स टू हाई डेंसिटी तो रिस्पॉन्स टू लो डेंसिटी, ये भी जोड़ा है उस पॉपूलेशन को रेगूलेट करने के दो हथियार ने या दो तरीके ने या दो वो प्रोसैस ने जिन्होंने प्रोसैसिस के नाल या जिन्होंने प्रोसैसिस की हैल्प के नाल नेचर जोड़ा है बैलेंस मेनटेन करके रखने के हैल्प करती है। और आप पहले पढ़न लगे हाँ रिस्पॉन्स टू हाई डेंसिटी, जे किसी भी कोई XYZ पर्टिकुलर पॉपूलेशन का नंबर वधी जाए इट कीप ऑन इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। तो नंबर पॉपूलेशन का किसी भी पर्टिकुलर बंदे का किसी भी पर्टिकुलर स्पीशीज़ का वधी जाए तो आप सीधा कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर ग्रुप की उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ की उस पर्टिकुलर पॉपूलेशन की डेंसिटी लोड़ तो ज़्यादा हो गई है। हुण जे लोड़ तो ज़्यादा डेंसिटी हो गई है तो फिर उसका नुकसान बड़ा, नुकसान की सब तो पहली चीज़ की नज़र आनी हो जाएगी, हर चीज़ की कमी होनी शुरू हो जाएगी। शॉर्टेज ऑफ फूड, कॉमा पा के स्पेस लिख सकते हो, कॉमा पा के लैंड लिख सकते हो, कॉमा पा के प्राइवेसी लिख सकते हो, जो मर्जी लिखी जाओ, हर चीज़ की शॉर्टेज होनी शुरू हो जाएगी। एंड आप ये समझ सकते हो शॉर्टेज होएगी कि नहीं होएगी जो तो लोगों का नंबर बहुत ज़्यादा ਵਧਣਾ शुरू हो जाएगा। तो जे लोगों का नंबर बहुत ज़्यादा इनक्रीज़ हो जाएगा तो भाई इट इज़ वेरी क्लीयर कि लोग खाना दे मगर पै जाएंगे कि नहीं, खाना भी ਵਧਣਾ चाहिए नाल। तो जे खाना नहीं वध रहा कल्ले लोग वध रहे हैं तो खाने की कमी नहीं हो जाएगी, स्पेस नहीं वधदी पई, जगह नहीं वधदी पई, कल्ले लोग वधदे पे है तो जगह की कमी नहीं हो जाएगी। वो बोलो ठीक है। तो हर चीज़ की चाहे वो फूड है, चाहे वो लैंड है, चाहे वो स्पेस है, प्राइवेसी भी विच ही आ जाती, हर चीज़ की कमी होनी शुरू हो जाएगी। तो ये सारा कुछ क्यों होना शुरू होएगा, ये सारा कुछ किहदे रिस्पॉन्स टू हाई डेंसिटी। तो फिर मतलब ये तो नेचर की प्राइम ड्यूटी बनती है कि ये चीज़ का खास ध्यान रखा जाए कि किसी भी XYZ बंदे का नंबर लोड़ तो वध ना जाए। जे लोड़ तो वध गया तो सब अनबैलेंस क्रिएट हो जाएगा, मुश्किल जो है क्रिएट हो जाएगियाँ। हुण ये तो सिर्फ मोटी जी गल दसी, हाले आप पढ़िया नहीं इस चैप्टर का मेन पार्ट जो थोड़े पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आ, उस मेन पार्ट का नाम है इंटरैक्शनस। साडा इस तो बाद अगला टॉपिक वही होना इंटरैक्शनस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंटरैक्शनस बड़िया तरह दी होंदियां, जो उन्होंने ब्रॉडली क्लासीफाई करिए जो आप इंटरैक्शन पढ़ांगे तो पढ़ांगे कि इंटरैक्शनस बड़िया तरह दी होंदियां, पर उन्होंने ब्रॉडली आप दो कैटेगरीज क्लासीफाई करते हैं। एक होंदी जे पॉजिटिव इंटरैक्शन, एक होंदी जे नैगेटिव इंटरैक्शन, तीसरे नूं आपां जीरो पा देंगे जो ये पढ़ावांगे उदों तीसरी वाली करा देंगे न्यूट्रल इंटरैक्शन। पॉजिटिव इंटरैक्शन वो इंटरैक्शन है मैं तो जशन आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, जान लगे जशन ने वो बदले मैनू एक टॉफ़ी देती, मैनू फायदा हो गया, दैट इज़ अ पॉजिटिव इंटरैक्शन। समझ रहे हो है ना, ये चीज़ां आम चलदियां ने ना, क्लास के बच्चे ने वधिया परफॉर्म किया उन्होंने प्राइज़ देता फस्ट प्राइज़, दैट इज़ अ पॉजिटिव इंटरैक्शन। तो मैं तो जशन आपस में कुछ इंटरैक्ट करते पे हैं। सपोज करो मैं कोई क्वेश्चन सुनिया, इन्हें मैनू नहीं सुनाया, मैं जोर की चपेट मारी, किहो जिहा इंटरैक्शन हो गया, नैगेटिव इंटरैक्शन। उस तो बाद चों इन्हें कभी मेरी क्लास नहीं लानी, जे मैं कुछ इन्हूं बुरा भला माड़ा चंगा कुछ कहा, कोई इन्हूं नुकसान पहुँचाया, किसी भी तरह का कोई नुकसान पहुँचावा तो वो किहो जी इंटरैक्शन हो जाएगी, बिना ये सोचे समझे कि इसका मैंने फायदा है कि इसका मैंने नुकसान है, पर वो इंटरैक्शन किहड़ी होएगी, नैगेटिव इंटरैक्शन। तो याद रखना इंटरैक्शनों ब्रॉडली असीं दो कैटेगरीज क्लासीफाई करते, जानवर बड़िया तरह दी इंटरैक्शन करते हैं पर उन्होंने आप दो ब्रॉडली दो कैटेगरीज के जोड़ा क्लासीफाई करते हैं, दैट इज़ पॉजिटिव इंटरैक्शन से नैगेटिव इंटरैक्शन। हुण उस इंटरैक्शन के विचों मैं एक नाम बोलन लग्या, वो सारिया इंटरैक्शन इत्थे ऑपरेट होनी शुरू हो जाएंगियां, बट ऑल दोज इंटरैक्शनस विल ऑपरेट इन रिस्पॉन्स टू हाई डेंसिटी। कदों जे पॉपूलेशन का नंबर किसी भी पर्टिकुलर स्पीशीज़ का नंबर लोड़ तो ज़्यादा वधी जा रहा डेंसिटी वधी जा रही है। तो वो चो पहला नाम लिखो बई जो तुहाडे लोगों के उत्ते भी एप्लीकेबल है, तुसीं सब लोग जिहड़ा हैगा इस चीज़ के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो, तुसीं सारे ने पेपर देने ना
ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਲਿਖੀ ਜਾਓ ਫਟਾਫਟ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਕੌਮਾ ਸਟਾਰਵੇਸ਼ਨ। ਸਟਾਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਭੁੱਖ ਪੈ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਟਾਰਵੇਸ਼ਨ, ਕੌਮਾ ਈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕੌਮਾ ਕੈਨੀਬਲਿਜ਼ਮ। ਇਹ ਸਭ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਆਲ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਇਨ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟੂ ਦਾ ਹਾਈ ਡੈਂਸਿਟੀ। ਫਿਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸੌਖੀਆਂ ਆਪਾਂ ਬਾਇਓ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਵਾਲੇ, ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖ ਲਓ ਪ੍ਰੀਡੇਟਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਡੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲਓ। ਪ੍ਰੀਡੇਸ਼ਨ, ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੀਡੇਸ਼ਨ। ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੀਡੇਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾਸਿਟਿਜ਼ਮ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਪੈਰਾਸਿਟਿਜ਼ਮ, ਪ੍ਰੀਡੇਸ਼ਨ, ਪੈਰਾਸਿਟਿਜ਼ਮ ਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀਆਂ। ਪ੍ਰੀਡੇਸ਼ਨ, ਪੈਰਾਸਿਟਿਜ਼ਮ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ। ਫਿਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਬਸ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਗੁੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਬਸ ਫਿਰ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆਣਗੀਆਂ? ਮੱਖੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੜ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ। ਅਤੇ ਦੋ ਮੱਖੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਮੈਂ ਗੁੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੜ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਗੁੜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲੈ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਜਾ, ਵਾਟ ਐਵਰ ਇਟ ਇਜ਼। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋ ਮੱਖੀਆਂ, ਚਾਰ ਮੱਖੀਆਂ, 200 ਮੱਖੀਆਂ, 5000 ਮੱਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਜੀ ਗੁੜ ਦੇ ਉੱਤੇ 50, 60, 100, 200, 500 ਮੱਖੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਅਵੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਮਰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੋਲੋ। ਜੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਨਾ ਮਰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਮਰੀਆਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਝੁੰਡ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪ੍ਰੀਡੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਡੇਟਰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੁੜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਮੇਰਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਹਾਈ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ? ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਹਾਈ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਊ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਲਾਈਵ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਨੀਟ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੀ 50 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਘਟ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਘਟ ਗਿਆ? ਅਤੇ ਜੇ ਨੀਟ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 5000 ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ। ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੀਟਾਂ 10,000 ਹੋਣ, ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 5000 ਹੋਣ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ 5000 ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਭਾਜੀ MBBS ਕਰ ਲਓ, ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਬੋਲੋ, ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ? ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ। ਈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤਕਲੀਫ ਹੋਊਗੀ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ? ਕੈਨਾਬਲਿਜ਼ਮ। ਕੈਨਾਬਲਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਫ ਫੂਡ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਕੈਨੀਬਲਿਜ਼ਮ। ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਰੇਟ ਹੋਊਗੀ। ਪੈਰਾਸਿਟਿਜ਼ਮ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਜ਼ ਕਰਨੇ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਵਾਇਰਸ, ਫੰਜਾਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਣਗੀਆਂ। ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਨ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟੂ ਹਾਈ ਡੈਂਸਿਟੀ। ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 10, 15, 20 ਮਰ ਵੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਚੱਲਿਆ? ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਰ ਪਵਾਂਗੇ। दूसरा पॉइंट लिखो, रिस्पॉन्स टू, नींद आ रही है, रिस्पॉन्स टू लो डेंसिटी, रिस्पॉन्स टू लो डेंसिटी। लो डेंसिटी का अपना ही पंगा है, जिस तरह हाई डेंसिटी का पंगा सी, हाई डेंसिटी के नाल आप वेख सकते हो कि कितना ज़्यादा जिहड़ा हैगा, किन्ने सारे फैक्टर्स जिहड़ा हैगा ऑपरेट होने शुरू हो गए। तो लो डेंसिटी का भी पंगा है, जे किसी बंदे का नंबर नॉर्मल नंबर या जिन्ना भी नंबर होना चाहिए उस तो भी घट गया तो उहदियां गरीब दियां अपनियां ही प्रॉब्लम्स ने, एंड उन्हां दे विचों अपनियां प्रॉब्लम्स दे विचों आही या आही उस दे लई बहुत वड्डियां प्रॉब्लम्स बन जांदियां। सपोज करो साडे कोल कोई इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, आपां लास्ट चैप्टर है जिहड़ा इहदा उहदे च सब चीज़ां पढ़नियां, इंडेंजर्ड स्पीशीज़, क्रिटिकल स्पीशीज़, ये सारियां वो चीज़ां होंदियां, ठीक है स्पैलिंग, सारियां वो चीज़ां होंदियां ने जिन्हां दा नंबर बहुत घट होंदा है, जिन्हां दे उत्ते खतरा बहुत होंदा है। खतरा कहता होंदा एक्सटिंक्शन का, कि इन्हां खत्म हो जाना, ये मरन वालियां, ये दुनिया तो जिहड़ा हैगा खत्म होने वालियां। तो जिन्नियां भी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ होणगियां
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਲਾਇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੀਏ, ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਕਲਾਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਬੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾਂਬੀਆ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਨਾ ਚੀਤੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਡਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। PM ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ, ਕਿ PM ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀਗਾ, ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਚੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਏ, ਇੰਡੀਅਨ ਚੀਤੇ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੀਤੇ। ਤੋ ਇਹ ਇੰਡੇਂਜਰਡ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਕਲਾਸ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਚੀਤੇ ਦੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ, ਜੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਡੇਂਜਰਡ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਵਿਚ ਰਿਕੁਆਇਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਕੀੜਾ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਬੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੀਡੇਟਰ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਪੈਰਾਸਿਟਿਜ਼ਮ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੈਕਟਰ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ ਕਿ ਐਕਸਟਿੰਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਕਸਟਿੰਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਮਰ ਜੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬੋਲੋ ਐਮ ਆਈ ਰਾਈਟ অর ਰੌਂਗ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਈ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਵੀ ਆਲ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਦਾ ਸੇਮ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼, ਹੈ ਨਾ। ਹਿਊਮਨ 2 4 5 10 50 ਹਜ਼ਾਰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਮਰ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਊਮਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੰਟਰੀ ਵੀ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਊਮਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਮੰਨ ਲਿਆ 2 ਕਰੋੜ 4 ਕਰੋੜ 100 ਕਰੋੜ 200 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਇਕੱਠਾ ਹੀ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਿਊਮਨ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਵਾਧੂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਕਸਟਿੰਕਟ ਵਰਡ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਨ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਮੇਕਅਪ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਾਸਟ ਸਰਵਾਈਵਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਨਸਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਡੂ ਕਾਲ ਦੈਟ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਸਟਿੰਕਟ। ਤੋ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟੂ ਲੋ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਡੈਂਸਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਵਿਲੁਪਤ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਸਹੀ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ। ਰਾਈਨੋਸੈਰੋਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਰਾਈਨੋਸੈਰੋਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ? ਹਾਥੀ, ਕੁੱਤਾ, ਬਿੱਲਾ, ਕੀੜੀ, ਹਾਂ, ਗੈਂਡਾ। तो यस एग्जैक्टली दिस इज़ गैंडा। ये तो ही सुनिया होना है, एक सिंग वाला गैंडा जिहदे नक ते ऐ करके सिंग होंदा, 2 सिंग वाला गैंडा। तो राइनोसैरस दे लई इहदी लो डेंसिटी एक मुसीबत बनी हुई है। राइनोसैरस दे लई इहदी लो डेंसिटी, इहदा नंबर घटना, ये भी इंडेंजर्ड एनीमल आ, इहदा नंबर घटना इहदे लई एक मुसीबत बनी हुई है। हुण मुसीबत किद्दां बनी हुई है? जिहड़ा मैं स्केयर बनाया, दिस स्केयर इज़ नॉट अ स्केयर, इट इज़ एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग अ जंगल। ठीक है, इट इज़ एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग अ जंगल। हुण राइनोसैरस की अपनी एक प्रॉब्लम है। जे तुसीं गैंडा वेख्या होवे, राइनोसैरस वेख्या, बड़ा बल्की जिहा जानवर हुंदा, बहुत मोटू जिहा जानवर हुंदा, मसां ही किते जिहड़ा हैगा हौली हौली चलदा है, कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव फुर्तीला जानवर नहीं है। तो सपोज करो इस जंगल दे विच 2 गैंडे है, एक गैंडा एक गैंडी। ठीक है, एक गैंडा एक गैंडी। हुण इन्हां दी एक अपनी प्रॉब्लम है, वो इन्हां दी अपनी प्रॉब्लम की है? लो डेंसिटी। इस जंगल 'च सिर्फ 2 ही है, एक मेल एक फीमेल। ये रिप्रोड्यूस करनगे तो इन्हां दी नस्ल अगे चलू, इन्हां दी प्रजनी अगे चलू। मतलब ठीक है, तुसीं मान के चलो इस जंगल दे विच 10 गैंडे गैंडी होण ते एक गैंडा गैंडी होवे, की फर्क पैना है? सपोज करो आह वाला गैंडा तो आह वाली आंटी बहुत दूर दूर है, कॉर्नरस के उत्ते जंगल के। हो सकता जे इन्हां दी आपस च कोई इंटरैक्शन होवे तो अंकल जी कहन मैं आ रहा तेरे वल, पर टाइम लग जाना है, तू भी चल पा उधरों। तो जिथे रस्ते च मिलांगे अद्धा रिश्ता हो जू, है ना। नहीं तो इनू पूरा इधरों घूम के इधर जाना पऊ या इधरों घूम के इधर जाना पऊ। मतलब ठीक है। तो जे कहना मैं नहीं आना तो फिर इनू ऐ करके इधर नूं आना पऊ या इनू ऐ करके इधर नूं आना पऊ। मतलब ठीक है। तो आ तो हो गया लॉन्गेस्ट पाथवे। ठीक है। या
ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਪਾਥਵੇ ਵੀ ਵਰਤੇ ਤੇ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕਹੇ ਤੂੰ ਇਧਰੋਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਤੁਰ ਪੈਨੇ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰੀਡਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰੀਡਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਬਰੀਡਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਬਰੀਡਿੰਗ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ, याद करो पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, याद करो दुनिया तो सिर्फ दो ही बंदे आ, एक ह्यूमनस ते दूसरे एंथ्रोपॉइड एप्स प्राइमेट्स के बंदे जो जो मर्जी रिप्रोड्यूस कर सकते क्योंकि वो मैंस्ट्रुअल साइकिल वाले बंदे आ। याद आया? बाकी सारी दुनिया के बंदे एस्ट्रस साइकिल वाले या ऑयस्ट्रस साइकिल वाले बंदे हैं। याद आया कुछ कि नहीं? तो वो आप पढ़िया ही सीजनल ब्रीडर, कॉन्टीन्यूस ब्रीडर, बहुत पुरानियां गल्लां ने, बहुत पुरानियां गल्लां ना, तुसीं तो भुल गए होने, तुहाडा ते नवां जन्म है तो वो बहुत पुरानियां गल्लां च सीजनल ब्रीडर ते कॉन्टीन्यूस ब्रीडर, वो सीजनल ब्रीडर ही उन्हां दे लई मुसीबत बनी बैठा है क्योंकि उन्हां दा टाइम ही बहुत थोड़ा आ। जिस टाइम दे विच वो थोड़े समय दे लई सिर्फ सैक्शुअली एक्टिव रहणगे तो थोड़े समा जिहड़ा जिस थोड़े समय दे विच उन्हां ने सैक्शुअली एक्टिव रहना ये नैसेसिटी कंपलसरी मैंडेटरी बन जाता है कि गैंडा एंड गैंडी मस्ट कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर विद इन दैट पर्टिकुलर टाइम। जे सपोज करो इधरों गैंडे नूं इत्थे पहुंचण वास्ते या इधरों गैंडी नूं इत्थे पहुंचण वास्ते या इधरों इत्थे तक भी चलो शॉर्टेस्ट तरीका इधरों इत्थे तक भी जाने वास्ते ते अद्धा रस्ता ये भी कवर कर ले तो इनू इत्थों लैके इत्थों तक जाने वास्ते भी 5 दिन लगते हैं। तो जे गैंडे का ब्रीडिंग टाइम ही 3 दिन का आ तो कित्थों रिप्रोड्यूस कर लेगा? समझ रहे हो गल कि नहीं? इत्थे पहुँचते पहुँचते उन्हें 5वें दिन इत्थे पहुँचना है, इधरों जे आंटी जी भी भज्या तो इन्हें 5वें दिन पहुँचना, तो 3 दिन का तो इसका सारा सैक्शुअली एक्टिव पीरियड है। 3 दिन लंघ गए उस तो बाद ये सैक्शुअली की हो गए इनएक्टिव, फिर भावें सारी उम्र जो है इत्थे इकट्ठे बैठे रहन, इन्होंने रिप्रोड्यूस ही नहीं करना, इन्होंने ब्रीड ही नहीं करना। तो जे ब्रीड ही नहीं करना तो फिर काम खत्म, नस्ल अगे कितों चलेगी? तो जे नस्ल अगे नहीं चलेगी तो पंगा पै गया कि नहीं पै गया? तो दिस ऑल इज़ बिकॉज ऑफ द लो डेंसिटी। जे ये 10 गैंडे गैंडियां होंदे तो मिल जाते कि नहीं एक दूसरे को? तुसीं वेख लो जे इस जगह के 10 गैंडे गैंडियां होंदे कोई गैंडा ऑलरेडी इत्थे एक प्रेजेंट होंदा तो उन्हें तो एक दिन च पहुँच जाना ही कि नहीं गैंडी कोल, तो अपने आप जो है उन्होंने स्लो ब्रीडिंग टाइम जो है डिस्टर्बेंस या हिंड्रेंस का काम नहीं करना सी। तो दिस इज़ द इंप्लीकेशन टू द लो डेंसिटी कि थोड़ी डेंसिटी घट पॉपूलेशन भी कईयों के लिए मुसीबत बनी हुई है तो ज़्यादा डेंसिटी भी कईयों के लिए मुसीबत बनी हुई है। तुर पवां अगे नैक्सट हेडिंग बनाओ। आ साडे NCERT का पॉइंट जे बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला करैक्टर है राइनोसोरस वाली फोटो बनानी है तो आप बना सकते हो, नहीं तो आप चलिए अगले पॉइंट के ऊपर। हेडिंग बनाओ बर्थ रेट। बर्थ रेट स्लैश पा के लिखना नैटेलिटी रेट, बर्थ रेट या स्लैश पा के लिखना नैटेलिटी रेट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, आप अपनी कॉपी के उत्ते पहले ही नोट कर लो। और तुहाडी NCERT की किताब के 2 ही करैक्टर लगने जो बर्थ रेट तो डैथ रेट, तो इस करके इन्हूं ध्यान नाल सुन लेना। सौखा नाम इहदा बर्थ रेट जे, इसे नैटेलिटी रेट भी बोलते हैं। स्लैश पा के एक होर नाम लिख लो, किते हो सकता तुहानूं किसी किताब दे विच इहदा एक होर नाम लभ जाए, इत्थे लिख दो दैट इज़ फर्टिलिटी रेट। किसी को NCERT की बुक हैगी है? मैं वो एक वैल्यू दी, बस मैं वैल्यू वेखनी है। मैनू लगता है कि वैल्यू 8 वाली 8 दी है, बस चेक करना कि 8 ही है। आठ ही है, 8/20 ओके।
मैं तुहानूं जिहड़ी तुहाडी NCERT की किताब च वैल्यू दी है मैं तुहानूं उस वैल्यू दे नाल भी जिहड़ा करा देना। सब तो पहले आपां बर्थ रेट की डेफिनेशन कर लीए। बर्थ रेट है की चीज़, कुछ वड्डी चीज़ नहीं। किसने पर्टिकुलर टाइम दे विच किन्ने बच्चे नवे पैदा हो रहे, दैट इज़ द बर्थ रेट। ठीक है, किन्ने पर्टिकुलर टाइम दे विच किन्ने पर्टिकुलर बच्चे जिहड़ा हैगा नवे पैदा होए किसी पर्टिकुलर इलाके दे विच, वी डू कॉल दैट एज अ बर्थ रेट। उसनूं असीं जिहड़ा हैगा बर्थ रेट बोलते हैं। तो मैं बर्थ रेट नूं ये डिफाइन कर सकदा। बर्थ रेट इज़ डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ बर्थ। बर्थ रेट इज़ डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ बर्थ in a population with respect to the total number of birth in a population with respect to the total number of individuals in a population. Total number of birth in a population with respect to the total number of individual in a population या ऑफ अ पॉपुलेशन विद रिस्पैक्ट टू अ टाइम, या इदा करो सीधा ही करो इन अ ईयर, एक साल का टाइम, इन अ ईयर, फुल स्टॉप। अब फार्मूला भी लिख लो। बर्थ रेट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बर्थ ओवर इनिशियल पॉपुलेशन। total number of birth over initial population। वैल्यू लैके बाद चो करना। कई बारी किसी किताबों के इस बर्थ रेट को दो कैटेगरीज के भी क्लासीफाई किया जा सकता, या ये अगे दो सब टाइपां बनाई जा सकदियां। उन्होंने बोलते हैं पोटेंशियल नैटेलिटी, पोटेंशियल नैटेलिटी, तो दूसरे नूं बोलते हैं रियलाइज्ड नैटेलिटी। मतलब बर्थ रेट उन्होंने आप दो कैटेगरीज में रखते हैं। वी कॉल दैट एज अ पोटेंशियल नैटेलिटी और रियलाइज्ड नैटेलिटी। 2 मिनट सुनना इधर। पोटेंशियल नैटेलिटी का एक होर नाम है बायोटिक पोटेंशियल, जो सानू अगे पता लगेगा, या इत्थे ही सुन लो की होंदा बायो, इनू बायोटिक पोटेंशियल भी बोल देंगे हैं। बायोटिक मतलब लिविंग, पोटेंशियल मतलब काबलियत, किन्ना को पोटेंशियल हैगा किसी बंदे है। तो इसका की नाम है पोटेंशियल नैटेलिटी। पोटेंशियल नैटेलिटी का मतलब है, ध्यान सुनियो, किन्ना मैक्सीमम हो सकता है। दोनों च फर्क है, अंग्रेजी के अकॉर्डिंगली भावें टेंस का ही फर्क है, पर ध्यान सुनियो, किन्ना मैक्सीमम हो सकता है। कौन? पोटेंशियल नैटेलिटी। तो किन्ना मैक्सीमम हैगा, दैट इज़ रियलाइज्ड नैटेलिटी। समझ रहे हो? दोनों च फर्क आइडिया हो गया, मिल गया ना, पता लग गया कि पोटेंशियल नैटेलिटी मतलब कि नैटेलिटी इज इक्वल टू बर्थ रेट। तो अब मैं बायोटिक पोटेंशियल या नैटेलिटी या बर्थ रेट में भी कह सकता बच्चे पैदा करने की क्षमता। तो मैं ये भी कह सकता कि एक साल दे विच 10 लाख बच्चे पैदा हो सकते हैं, होए नहीं हो सकते हैं भाई, इस लेवल तक भी जिहड़ा हैगा इनक्रीज हो सकता है। पर असल च एक साल च 1 लाख बच्चे पैदा होए है। समझ गए फर्क? ये है मैक्सिमम टेंडेंसी। बर्थ रेट कितना हो सकता है, दैट इज पोटेंशियल नैटेलिटी। भैया कितना पोटेंशियल है, कितना हो सकता है, लेकिन रियली एक्चुअल दे विच, असल दे विच, एग्जिस्टिंग एनवायरमेंटल कंडीशन दे विच कितना है, दैट इज नोन एज रियलाइज्ड नैटेलिटी। क्लीयर है? उदा नैटेलिटी या उदा बर्थ रेट की है, आप डिफाइन करता है कि टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल किन्ने बच्चे पैदा होए, किन्ने पर्टिकुलर हैगे सी, उन्हां चों किन्ने नवे आए एक पर्टिकुलर जगह के उत्ते, दैट इज बर्थ रेट। लेकिन किन्ने हो सकते हैं, दैट इज बायोटिक पोटेंशियल, और वी डू कॉल इट एज अ पोटेंशियल नैटेलिटी।
ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਡੂ ਕਾਲ ਦੈਟ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ਡ ਨੈਟੈਲਿਟੀ। ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 1000 ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, 1000 ਕਪਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਕਪਲ ਲੈ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ 1000 ਕਪਲ ਮਤਲਬ 1000 ਬੰਦੇ 1000 ਜਨਾਨੀਆਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਦੀਆਂ 1000 ਜਨਾਨੀਆਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਨੇ। तो ਇਹਦਾ मतलब 1000 ਦੀਆਂ 1000 ਜਨਾਨੀਆਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1000 ਦੀਆਂ 1000 ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ 1000 ਬੱਚੇ ਨਵੇਂ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਬੋਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚੋਂ 2 4 5 7 ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਨਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿੱਚੋਂ 2 4 5 7 ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 2 4 5 ਜਨਾਨੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਨਾ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਚ ਫਸ ਜਾਣ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੈਟੈਲਿਟੀ ਹੈ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੈਟੈਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਦੋਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਆਲਵੇਜ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿਡ ਅੰਡਰ ਆਈਡੀਅਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ। ਆਈਡੀਅਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, ਆਈਡੀਅਲ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਸ 1000 ਕਪਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੋਵੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫੇਵਰੇਬਲ ਫੈਕਟਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ 1000 ਕਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ 1000 ਕਪਲ ਦੇ 1000 ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਜੁੜਵਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਸਟਿਲ ਬੇਬੀ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ। तो सारे वो फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं ना। हो सकता कोई ये भी तो हो सकता ना जनानी जा रही हो हॉस्पिटल रस्ते चो एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता कि नहीं? दैट इज़ द एक्चुअल एनवायरमेंटल कंडीशन। हो सकता जनानी जा रही हो हॉस्पिटल के ट्रैफिक बंद हो, सड़क बंद हो जाए, या कोई रस्ता ही ना हो, या डॉक्टर अप्रोचेबल ही ना हो। तो ये सारिया पॉसिबिलिटीज़ हैगियां, ये सारिया पॉसिबिलिटीज़ हैगियां। तो जे सारिया पॉसिबिलिटीज़ हैगियां तो फिर आप कहांगे ना एक्चुअल इन्वायरमेंटल कंडीशन च की है। तो बेसिकली ये भी एक फ़र्क है कि एक्चुअल इन्वायरमेंटल कंडीशन की रिजल्ट साडे कोल आया है, दैट इज़ बेसिकली ए रियलाइज्ड नैटैलिटी। तो कितना हो सकता है इफ इज़ देयर कि जे सब कुछ साडे अकॉर्डिंगली होवे तो फिर ऐदा हो जाता। पर वो सारियां सानू पता इन्वायरमेंटल कंडीशनस कभी भी किसी के अकॉर्डिंगली नहीं होंदी। सानू चलना तो उहदे हिसाब नाल ही पेगा ना जो इन्वायरमेंट दे विच है। मैं तुहानू कहां कि यार इदां होना चाहिए सी, तो मेरे अकॉर्डिंगली इदां होना चाहिए, पर होऊगा थोड़ी इदां। तुसीं कहो सर दा घर साडे घर दे बिल्कुल लागे होना चाहिए सी, पर होएगा थोड़ी इदां। सानू पढ़न दे विच बहुत कंफर्टेबिलिटी हुंदी, सर दे नाल दे घर दे विच आपां टप के छलांग मार के सर दे घर चले जाते, पढ़ के फिर अपने घर आ जाते। कोई पॉसिबिलिटी तुसी सोच सकते हो, पर एक्चुअल च होएगा कि नहीं होएगा। हुण जे किसी एक अद्धे बंदे दे घर दे नाल दा मेरा घर होवे, पर सारी दुनिया दे नाल दा घर मेरा नहीं ना हो सकता। एक्चुअल एनवायरमेंटल कंडीशन जो है वो उदां दी उदां ही रहणगीआं, ते सानू उहदे अकॉर्डिंगली अडैप्ट करना पएगा। बोलो क्लीयर है? तो नैटैलिटी रेट में कई बार इन्होंने दो फैक्टर्स के भी रखा जाता, दैट इज़ रियलाइज्ड नैटैलिटी और पोटेंशियल नैटैलिटी। पोटेंशियल नैटैलिटी मतलब अंडर ऑल एग्जिस्टिंग एंड अंडर ऑल आइडियल इन्वायरमेंटल कंडीशन किन्ने मैक्सिमम बर्थ रेट या किन्ने मैक्सिमम बच्चे पैदा हो सकते हैं, तो असल एग्जिस्टिंग कंडीशनस के अंदर किन्ने बच्चे पैदा हो रहे हैं, दैट इज़ बेसिकली आ रियलाइज्ड नैटैलिटी। बोलो क्लीयर? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ NCERT ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ एग्जाम्पल ਦੇ ਕੇ ਵੀ कराया ਹੋਇਆ वैल्यू वाली ਜਿਹੜੀ मैं कह रहा ਸੀ, ਉਹ मैं एग्जाम्पल ਤੁਹਾਨੂੰ एज इट इज़ लिखा दा, लिख लो तुसीं। इफ इन अ पॉन्ड देयर आर, इफ इन अ पॉन्ड देयर आर 20 लोटस प्लांट, 20 लोटस प्लांट लास्ट ईयर। If in a pond there are 20 lotus plant last year and through reproduction 8 new plants, and through reproduction 8 new plants are added, and through reproduction 8 new plants are added, please calculate the birth rate of this particular चीज़। तो आप कर लोगे कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ बर्थ ओवर इनिशियल पॉपुलेशन। टोटल नंबर ऑफ बर्थ इज इक्वल टू 8 बच्चे नवे पैदा होए ऑलरेडी किन्ने है सी
तो यह पॉइंटा च आंसर आना, जे आप इहदा वेख लो कितना आंसर आता है, मैनू भी दसो नाले। 0.2 0.4, तो 0.4 के नाल एक वर्ड जरूर लिखना जे। 0.4 इज़ द बर्थ रेट पर ईयर, जरूर मैंशन करना है। दिस 0.4 इज़ द बर्थ रेट पर ईयर। आप अपनी नॉलेज वास्ते लिख सकते हो, बर्थ रेट कभी भी कॉन्सटेंट नहीं होता, आप समझ ही लो, हो ही नहीं सकता कॉन्सटेंट। क्यों कॉन्सटेंट नहीं हो सकता? बिकॉज इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। कई बार कुछ फेवरेबल कंडीशंस हो सकती हैं, कई बार कुछ अनफेवरेबल कंडीशंस हो सकती हैं। तो बर्थ रेट वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन। नेक्स्ट लिखो डेथ रेट। डेथ रेट स्लैश पा के लिखना, डेथ रेट स्लैश पा के लिखना। मॉर्टैलिटी रेट, मॉर्टल वर्ड जो भी कभी आवे इसका मतलब मरना। बढ़ा लो कि डेफिनेशन, टोटल नंबर ऑफ बर्थ की जगह की कर दो डेथ। टोटल नंबर ऑफ डेथ इन अ पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द पॉपुलेशन या इन अ पॉपुलेशन पर ईयर या विद रिस्पेक्ट टू अ ईयर, तो दैट विल बी द डेथ रेट। किन्ने पर्टिकुलर समय के विच किन्ने बंदे मर गए किसी एक पर्टिकुलर जगह के उत्ते, दैट विल बी कंसीडर टू बी एज द डेथ रेट। बोलो दीजिए क्लीयर है? इसे ही मोर्टैलिटी रेट बोलते हैं। एंड ये भी उस तरह ही दो तरह का हो सकता है, जिस तरह पहले पढ़िया है इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल मोर्टैलिटी, तो दूसरा की नाम दोगे? मतलब आई वॉन्ट टू आस्क कि ये वर्गा कि ये वर्गा, मतलब है जो मैं इकोलॉजिकल मोर्टैलिटी दो तरह के है ना, जिदा दो तरह के ही समझ रहे हो कि नहीं? बर्थ रेट दो तरह के ही ना, बायोटिक पोटेंशियल या पोटेंशियल नैटेलिटी, दूसरा की सी एक्चुअली या रियलाइज्ड नैटेलिटी। वो मैं एक टाइप लिखा एंड वो मैं ना लिखा इकोलॉजिकल मोर्टैलिटी। तो मैं ये पूछना चाह रहा तुम लोगों को कि इकोलॉजिकल मोर्टैलिटी का स्लैश पा के दूसरा नाम पोटेंशियल मोर्टैलिटी लिखा कि रियलाइज्ड मोर्टैलिटी लिखा? पोटेंशियल मोर्टैलिटी लिखना, बिल्कुल गलत आंसर। तो इसका दूसरा नाम लिखो रियलाइज्ड मोर्टैलिटी। मीनस असल दे विच एग्जिस्टिंग एनवायरमेंट दे विच डेथ रेट की है, दैट इज इकोलॉजिकल। इकोलॉजी भुल गए, इंटरैक्शन ऑफ द इंडिविजुअल विद इट्स एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट ही है साडा आला दुआला, उत्थे ही साडा पता लगना असल एग्जिस्टिंग कंडीशंस। तो दूसरा वाला की होगा पोटेंशियल मोर्टैलिटी। पोटेंशियल मोर्टैलिटी आऊ कि कितनी मरन की शक्ति है। तो मैं कਹਾਂ विखाओ अपनी मरन की शक्ति, विखाओगे मैनू? सारे ने भज जाना, सर जी अही नहीं मरना। तो दूसरा नाम की हो जाऊगा मिनिमम मोर्टैलिटी। याद रखियो मिनिमम मोर्टैलिटी, मिनिमम मोर्टैलिटी थे इकोलॉजिकल मोर्टैलिटी। आइडल कंडीशंस, आइडल कंडीशन मतलब जिंदगी तो फेवर कर रही है, तो जिंदगी तो फेवर कर रही है कि मरन वास्ते, जिंदा रहने वास्ते। सारे फैक्टर्स तो फेवर कर रहे हैं जिंदा रहने वास्ते। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा है, वह तुरे जाते तो एक्सीडेंट हो सकता, आप पौड़ियाँ उतर के थले जाना पैर फिसल सकता, सट ज़्यादा भी लग सकती, संभावना है कि नहीं? हाँ। तो यह मतलब जे मैं सड़क के उत्ते स्कूटर चलाना है, गड्डी चलानी है, तो पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी है कि मेरा एक्सीडेंट भी हो सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा नहीं जी एक्सीडेंट होना, भाई मैं 60 की स्पीड से चलावा, भाई मैं 160 की स्पीड से चलावा। बोलो एम आई राइट और रॉन्ग? बिकॉज दैट इज़ द एक्चुअल इन्वायरमेंटल कंडीशन एंड उत्थे संभावना है, हो सकता है कि मैं बिल्कुल आराम नाल सड़क के कंधे के उत्ते रहकर खलोता होवां, कोई ट्रक ही मेरे वाल आके वजे, पॉसिबिलिटी है कि नहीं है?
ये तो नहीं ना हो सकता कि ट्रक वाले का बैलेंस नहीं खराब हो सकता, या जो मेरे वाल ट्रक आएगा तेरे पहले करके पिछे ਨੂੰ चल जाएगा। तो इसका मतलब अंडर एक्चुअल एग्जिस्टिंग कंडीशनस मेरा रस्ते कभी भी कोई एक्सीडेंट हो सकता, मैंने सट लग सकती है, मैंने हार्ट अटैक आ सकता, मैंने कोई बीमारी हो सकती, मैंने कुछ भी हो सकता। वो सब कुछ की है अंडर एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो आइडियल इन्वायरमेंटल कंडीशन की हो गया, ना मैंने कोई बीमारी लगे, ना मेरा कोई ब्लड प्रेशर, ना मैंने कोई शुगर, ना मेरा कोई एक्सीडेंट, मैंने कोई दुख तकलीफ नहीं, मैं अपनी पूरी उम्र भोग के मरना। जे मैंने 100 साल तक या 200 साल तक जीना तो मैं 100 साल तक पूरा जीना है। लेकिन जे तुहाडी उम्र सारिਆਂ ਦੀ साडे सारिਆਂ ਦੀ उम्र 60 साल होवे, लेकिन जरूरी थोड़ी कि असीं 60 साल तक ही जीना। जे साडे सारिਆਂ ਦੀ उम्र 100 साल होवे तो जरूरी थोड़ी है कि असीं 100 साल ही जीना। कुछ भी हो सकता, कभी भी हो सकता, किते भी हो सकता। मैं तो तुहानूं दस्सिआ पौड़ियां उतरते उतरते कुछ भी हो सकता, स्कूटर चलाते चलाते कुछ भी। तो मिनीमम मोर्टैलिटी दे विच की है अंडर एक्चुअल आइडियल कंडीशन। आइडियल कंडीशन मतलब पूरा कोई फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं आई, कोई किसी की किडनी च प्रॉब्लम नहीं, किसी के हार्ट के कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को दिमागी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अपनी पूरी उम्र भोग के मर रहा, दैट इज़ मिनीमम मोर्टैलिटी। लेकिन इदा थोड़ी होंदा, हर कोई बंदा अपनी पूरी उम्र भोग के कित्थे मरदा। तुसीं अपने अपने आले दुआले अपने घर दे विच अपनी फैमिली दे विच वेख लो किन्ने बंदे नैचुरल डैथ नाल मरे आ। बहुत सारे बंदे किसी होर कारण दे करके भी मर सकते हैं। किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को ब्रेन हैमरेज हो गया, किसी को डायबिटीज़ हो गया, किसी का रोड एक्सीडेंट हो गया, किसी ने मारता, किसी ने कुछ खवाता, कुछ भी हो सकता है कि नहीं। तो मतलब ऑल दीज आर द पॉसिबिलिटीज़ इकोलॉजिकल असल दे विच या रियलाइज्ड मोर्टैलिटी। बोलो ठीक है। हुण ये भी एक एग्जाम्पल जो आप जी की NCERT की किताब के अकॉर्डिंगली है वो लिख लो। इफ़ द फोर इंडिविजुअल in a laboratory, if 4 individual in a laboratory population of 40 fruit flies, if a 4 individual in a laboratory population of 40 fruit flies died in a वीक या डाइड ड्यूरिंग अ वीक, टोटल 40 मक्खियां ने, उन्हां चों एक हफ्ते च कितनियां मर गईयां? 4 मर गईयां एक हफ्ते दे विच। टोटल मक्खियां कितनियां ने? 40। तो डैथ रेट कैलकुलेट करो। टोटल नंबर ऑफ बर्थ की जगह पे क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ डैथ। कितनियां मरियां ने? 4। टोटल कितनियां ने? 40। तो यह औखा जिहा ही काम लगता है। तो 0.1 डेथ रेट पर वीक, फुल स्टॉप। हो गया। एक वैसे अपनी समझ वास्ते ऑब्जेक्टिवली किते लिख लियो, VI इज़ नोन एज वाइटल इंडेक्स। VI इज़ इक्वल टू नोन एज वाइटल इंडेक्स। नेटैलिटी ओवर मोर्टैलिटी, नेटैलिटी ओवर मोर्टैलिटी इंटू 100। ये बहुत पावरफुल टूल है। इट हैल्प्स अस इन डिटरमिनिंग द ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन। वाइटल इंडेक्स की वैल्यू के नाल असी एक कमेंट विच वेख के दस सकते हैं पॉपुलेशन की ग्रोथ का की स्टेटस है। वाइटल इंडेक्स कैलकुलेट किद्दां करना है? बर्थ रेट जिन्ना भी होवे उन्होंने डैथ रेट के नाल डिवाइड कर दो, 100 के नाल मल्टीप्लाई कर दो। तो आप एक मिनट तो भी पहले जो है वेख सकते हाँ वाइटल इंडेक्स सानू बहुत हैल्प करता है किसी भी तरह की पॉपुलेशन ग्रोथ नू लभण वास्ते, चैक करने वास्ते। आप वेखते सारी दस सकते हैं कि पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है या पॉपुलेशन वध रही है कि पॉपुलेशन घट रही है विद द हैल्प ऑफ द वाइटल इंडेक्स। तुर पवांगे। नैक्सट लिखो डिस्पर्सल। अगला करैक्टर डिस्पर्सल। किनवा है करैक्टर? तीसरा चौथा, चलो जिनवा भी है। डिस्पर्सल, डिस्पर्सल नाम ही इंडिकेट करता है आना जाना है ना। डिस्पर्सल का मतलब समझना, डिस्पर्स कर जाना। तुहानूं भी जिहड़ा हैगा जो स्कूलों छुट्टी हो जाती है तो तुसीं सारे जिहड़ा हैगा डिस्पर्स हो जाते हो।
तो किसी भी एक पर्टिकुलर जिवें तुहानूं पहले दस्सिया सी कि तुहाडे कलोनी का तुहाडे घर का कभी भी नंबर जिहड़ा हैगा सेम नहीं हुंदा। कुछ बंदे घरों जा भी सकते हैं तो कोई 2-4 परौणे घरे आ भी सकते हैं। किसी गली दे विच कोई 2-4 बंदे एंटर भी कर सकते हैं तो गली दे विचों 2-4 बंदे बाहर भी जा सकते हैं। बोलो ठीक है। तो डिस्पर्सल की है, इट इज़ डिफाइंड एज individuals in a population, defined as individuals in a population disperse at one time or other, disperse at one time or other. Dispersal can be revealed by two factors. And दो फैक्टर्स नाम लिखते जे। Dispersal can be revealed by two factors. One is immigration and the second one is e-migration. ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਾਈਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਮੰਮੀ ਨੇ ਫਾਈਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਫਾਈਲ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਐਂਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਪਾਕਿस्तान चले जाओगे तो की हो गया, हमेशा के लिए उत्थे जाके रहोगे। तो दैट विल बी अ परमानेंट एंट्री ऑफ द इंडिविजुअल इन अ पर्टिकुलर जगह इमीग्रेशन। तो फिर तुम अपने आप देख लो, एक जगह के उत्ते जाके एंटर हो रहे हो तो उत्थे नंबर ऑफ इंडिविजुअल का फर्क नहीं पऊगा। बोलो हुण जिवें कशिका है, ये पापा मम्मी ने डिसाइड कर लिया जिद्दां ही +2 खत्म होनी है, इनू जिहड़ा हैगा इहदा बस्ता बुस्ता पैक करके इनू होस्टल सुट आना, तो फिर होस्टल का नंबर वधेगा कि नहीं वधेगा। होस्टल च ऑलरेडी 6 मैंटल ने, 7वें ने चले जाना, तो तुसीं वेख लो मैंटलों की पॉपूलेशन वध जाएगी कि नहीं। तो ई माइग्रेशन परमानेंट एग्जिट डिपार्चर, उत्थे परमानेंट अराइवल भी लिख सकते हो, डिपार्चर। ई माइग्रेट मतलब छड्ड के चले जाना है। हुण वेखो उस होस्टल दियां ते रौनक वध गई क्योंकि उत्थे 6 तो 7 हो गए, पर इन्हां दे घर दे विच जिहड़ा हैगा काम खराब हो गया, सारे महल्ले वाले परेशान होए आ। हुण कोई तंग ही नहीं करता सानूं, हुण सानूं कोई जिहड़ा हैगा अपने आप हवा 'च गल्लां करन वाला बंदा नज़र ही नहीं आंदा। असीं कई वारी वेखिआ कोठे ते जिहड़ा हैगा बच्चा खलोता हुंदा ही आपे हस्सी जांदा, हुण किते सानूं नज़र ही नहीं आंदा। तो की हो गया, दैट इज़ परमानेंट डिपार्चर। वो एक इलाके चों निकल गया। जदों भी कोई इस तरह का किसी का वीज़ा लगता है तो पॉपूलेशन दोनों पासे हिलदी है, समझ रहे हो ना, दोनों पासे हिलेगी, क्योंकि इंडिया छड्ड के इंडिया 'च नंबर घट गया। जे तुसीं जिहड़ी भी अपनी मनपसंद कंट्री दे विच जाके रहना चाहते हो, उत्थे दा नंबर वध गया, ਉਹਦੀ भी पॉपूलेशन हिल गई, अपनी इत्थों की भी पॉपूलेशन हिल गई। तो वेरिएशन इन नंबर इज़ डिस्पर्सल इज इक्वल टू वेरिएशन इन नंबर इज़ रिवील्ड बाय द फॉलोइंग टू फैक्टर्स। इमीग्रेशन चले जाना, किसी जगह ते जाके एंटर कर जाना, तो ई माइग्रेशन हमेशा नूं अपने घर नूं छड्ड के हमेशा दे लई जिहड़ा हैगा चले जाना। बोलो ठीक है। नैक्सट लिखो चेंज इन, एक फार्मूला जिहा बना देना आप इत्थे, अगे सानूं काम आऊगा। हैडिंग बनाओ चेंज इन पॉपूलेशन साइज, चेंज इन पॉपूलेशन साइज। चेंज इन पॉपूलेशन साइज नूं B+I, मतलब तुसीं इदां भी कर लो, मतलब फार्मूला बनाना पूरा लिखना, पूरा लिख लो। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देना बी नूं तुसीं पूरा लिखो बर्थ प्लस आई इज इक्वल टू इमीग्रेशन माइनस ब्रैकेट स्टार्ट। और देखो नवदीप कितनी खुश होती, साडा मैथ आ गया विच, आ गया भैन जी मैथ आ गया। डी इज इक्वल टू डंगर डेथ प्लस ई इज इक्वल टू ई माइग्रेशन। तो आई होप तुहानूं पता लग गई क्या होना। तो हुण जे इहनूं फार्मूले नूं लिखना तो आपां इदां नहीं लिख सकते, dN/dt इज इक्वल टू B+I, है ना। dN/dt इज इक्वल टू चेंज इन पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू अ टाइम इज इक्वल टू
एंट्रियां प्लस कर लो, ये भी एंट्री है ना, नवा बच्चा पैदा हो गया तो किसी के घर के नवा बच्चा पैदा हो गया तो वो चुक के गुआढ़िया के घर थोड़ी छड्ड आऊगा, नहीं रखना बच्चे को, तुम रख लो, ਉਹਦੇ घर का मैंबर वध गया ना, तो बर्थ रेट। तो जे बाहरों कोई रिश्तेदार आके कहे जी असीं 2 साल तुहाडे घर ही रहना, इत्थे पढ़ाई पढ़ूई करनी है, फिर चले जाओगे वापस, होंदा ना इदां। कई बार जो सानूं किसी XYZ जगह के उत्ते सीट मिल जाए, उत्थे साडे कोई रिश्तेदार होण ते आपां कभी भी होस्टल नहीं प्रैफर करते, आपां कहने आपां तुहाडे घर रहना 1 साल 2 साल पढ़ाई करनी, उस तो बाद भाई वापस अपने घर चले जाना। तो यह दोनों ही चीज़ां ने, जो घर दे विच कोई नवा मैंबर आया या बाहरों आया तो इन्हां दोनों ही चीज़ां ने उस घर की पॉपूलेशन का नंबर वधाता कि नहीं। इज इक्वल टू D+C, D मतलब चले जाना, ई माइग्रेशन इज इक्वल टू चले जाना, दोनों एक बराबर ही है, नंबर तो घटूगा ही, तो वधे चो घटिया माइनस कर दो, दैट इज इक्वल टू द चेंज इन पॉपूलेशन साइज़ विद रिस्पैक्ट टू अ टाइम या ओवर अ टाइम। तो इनू असी जो है चेंज इन पॉपूलेशन साइज़ भी बोलते हैं। नैक्सट हेडिंग बनाओ, अगेन ये थोड़ी NCERT की किताब है जे बहुत 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 इंपॉर्टेंट, एज स्ट्रक्चर। एज स्ट्रक्चर अगला करैक्टर एज स्ट्रक्चर, स्लैश पा के एक होर नाम लिख लेना, हो सकता है किसी किताब के नाम लिखा हो एज पिरामिड, एज पिरामिड। बर्थ रेट, डैथ रेट तो एज स्ट्रक्चर, इन्होंने तिना करैक्टर जो कोई ना कोई एक करैक्टर जरूर आ सकता है, पूरे पूरे चांसिस ने, ठीक है। इस करके इनू भी 2-4 बारी जो है इंपॉर्टेंट लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एज स्ट्रक्चर की है, इनू लिख लो, एज स्ट्रक्चर इज डिफाइंड एज, या एज स्ट्रक्चर इज पॉपुलेशन, एज स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉपुलेशन is the percentage of is the percentage of is the percentage of individuals of different ages, is the percentage of individuals of different ages, ब्रैकेट च लिख लो, सच एज ओल्ड, यंग, किड्स, जो मर्जी लिख लो, बच्चे, बुढ़े, जवान। एज स्ट्रक्चर की है, किसी भी एक पॉपूलेशन दे विच, किसी भी एक ग्रुप दे विच, किसी भी एक पर्टिकुलर जगह के उत्ते जिन्ने बंदे रह रहे उन्हां दे विचों जवान किन्ने आ, बुढ़े किन्ने आ ते अडल्ट किन्ने आ, ਇਹੋ जी चीज़ का आप एक ग्राफिक रिप्रजेंटेशन, ग्राफ बना दिए, कोई डायग्राम बना दिए, कोई ज्योमैट्रिक डायग्राम बना दिए, तो वी डू कॉल इट एज अ एज पिरामिड और एज स्ट्रक्चर। तो एक चीज़ याद रखना, दिस एज स्ट्रक्चर और दिस परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एजेस ऑफ द इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन इज ऑलवेज शोन बाय दैट पॉपुलेशन विच डू हैव दिस को एग्जिस्टेंस। जिथे अलग अलग एज ग्रुप के बंदे रेंदे होणगे उत्थे ही एज स्ट्रक्चर बनना जे, जिथे रेंदे ही इकल्ले बुढ़े होणगे उत्थे एज स्ट्रक्चर नहीं बनना, जिथे रेंदे ही इकल्ले बच्चे होणगे उत्थे एज स्ट्रक्चर नहीं बनना, जिथे रेंदे ही इकल्ले जवान होणगे उत्थे एज स्ट्रक्चर नहीं बनना। तुसीं नर्सरी क्लास दे विच जाके एज स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दो तो उत्थे तुसीं की एज स्ट्रक्चर बनाओगे। नर्सरी क्लास दे विच किहड़े 12वीं के बच्चे भी बैठे होणगे उत्थे, नर्सरी क्लास दे विच PhD वाले बैठे होणगे, नर्सरी क्लास च किहड़ी क्लास के बच्चे बैठे होणगे, तो फिर उहदे च काहदा एज स्ट्रक्चर। एज स्ट्रक्चर पूरे स्कूल च बन सकता, क्योंकि उत्थे नर्सरी के भी होणगे, उत्थे बुढ़े टीचर भी होणगे, तो उत्थे जवान बच्चे भी होणगे 11वीं 12वीं वाले। बोलो एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है। जे किते कल्ली +2 क्लास जाके कहो तुहाडा जे एज स्ट्रक्चर बनाइए, उत्थे एज स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। PhD वाले ने जाके फड़ लिया तो कहो तुहाडा एज स्ट्रक्चर बनाइए, एज स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। ये एज स्ट्रक्चर इज ऑलवेज वेयर द डिफरेंट एज ग्रुप्स को एग्जिस्ट, जिथे इकट्ठे रहिंदे आ उत्थे जिहड़ा हैगा एज स्ट्रक्चर बन सकता। अगे लिखो एज स्ट्रक्चर नूं, चलो हर एज स्ट्रक्चर जिहड़े आपां तुहानूं दस्से आ, बच्चे, जवान ते बुढ़े, उन्हां नूं आपां 3 कैटागरीज च क्लासीफाई करते हैं। पहला आप समझ गए, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्शन तो पहले पहले, तो 13 साल तो पहले पहले जो कोई बच्चा रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो 13 साल तो छोटी उम्र के सारे बंदे कौन ने? बच्चे, बच्चे कह सकते उन्होंने। फिर रिप्रोडक्टिव, जे कोई 40 साल 45 साल 50 साल 60 साल तक रिप्रोड्यूस कर रहा, तो उस एज की असी कैटेगरी नूं, जिवें जनानियां दे विच मीनोपॉज 50-55, तो आप 50-55 तक उसनूं किहड़ी कैटेगरी च रख सकते हैं? रिप्रोडक्टिव, जवान, एडल्ट। ते
ਲਾਸਟ ਕੈਟਾਗਰੀ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਹੋਵੇ, 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਹੋਵੇ, 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? तो पोस्ट रिप्रोडक्टिव, क्योंकि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो एज स्ट्रक्चर में आप इन्होंने 3 कैटेगरी की बेसिस के उपर जो है आप बनाना है कि वो बंदा जो है प्री रिप्रोडक्टिव है, वो बंदा जो है रिप्रोडक्टिव है, वो बंदा जो है पोस्ट रिप्रोडक्टिव है। एंड सानू सारा कुछ जो है बॉडनहाइमर एक साइंटिस्ट सीगा, उसने फोटोआं बना के डायग्राम्स बना के उन्होंने ज्योमैट्रिक डायग्राम्स बोलते हैं, उन्हें बॉडनहाइमर वो साइंटिस्ट है जिसने सानू जो है ये सारा कुछ दसिया कि आप जो है किस तरीके जो है एज स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, ये फिर आप बाकी कल पढ़ांगे। एज स्ट्रक्चर जो है तुहानू फोटो बना के कल करा देंगे।